हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग संस्था में। और डेली आपका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसके पहले मैंने 14 प्रैक्टिस सेट करवा दिया था सीडीपी का, और आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका 15 नंबर का है। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम आपका है आने वाला, ठीक, और पास में है। सीडीपी को आपका कम से कम सीडीपी का 20 प्रैक्टिस सेट में करवाऊँगी। ठीक है, ये आपका सारा का सारा PYQ रहने वाला है। अगर आप पेपर में जा रहे हैं और पेपर देने जा रहे हैं यानी तो आपको कम से कम जो आपका प्रीवियस ईयर है उसे एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिए ताकि आपके लिए बेनिफिट हो। ठीक है ना, क्योंकि एक बार आप प्रीवियस ईयर को समझ लेते हैं ना तो फिर आपके लिए आसान होता है। चलिए आज का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण से है। मैं हमेशा कहती हूँ कथन वाले क्वेश्चन जो है आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। सीटेट के लिए ये जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो। ठीक है, कथन है मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने के योग्य है। तो ये बात सत्य है। ठीक है ना, ये बात सत्य है कि जो मानव है वो अपने पूरे जीवन काल के दौरान जितने भी चीज़ें सीखता है संज्ञानात्मक क्षेत्रों में या फिर गत्यात्मक क्षेत्रों में, जितने भी नई चीज़ें सीखता है उसे ध्यान रखने में और स्मरण करने में वो योग्य होता है। ठीक है, क्योंकि अब कारण देखते हैं, यह एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये इसका A और B आपका अगर मैं बात करूं तो A आपका सही हो जाएगा लेकिन B आपका जो यानी R आपका गलत हो जाएगा। बिकॉज ये ना आपका एक तो इसका व्याख्या अलग चला गया है और दूसरी बात यहाँ पे आसानी से बदला जा सकता है ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है। ठीक है, यह आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये चक्रीय को दर्शाता है। जो विकास होता है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है, उल्टा इसको विपरीत करके भी पूछ सकता है कि चक्रीय बढ़ोतरी जो होती है या बच्चे का विकास किस फॉर्म में होता है या किस उस पे होता है। तो इसमें अगर आपका चक्रीय बढ़ोतरी है तो चक्रीय बढ़ोतरी ही होगा। लेकिन एक रूपता सिद्धांत बोल दे, एक दिशीय बोल दे तो यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बच्चे का जो विकास होता है वो एक दिशीय नहीं होता है, बहुदिशीय होता है। ठीक है ना, चक्रीय बढ़ोतरी होता है। अगला प्रश्न है, बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के सामाजिकरण पर कैसा प्रभाव डालता है? तो ये मीडिया प्रभाव डालता है। और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न जब से मैं आपको CDP का PYQ करवा रही हूँ तब से ये कम से कम 4 बार आ चुका है। ठीक है ना, 4 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अगर ये आप समझ लेते हैं, क्वेश्चन जरूरी नहीं कि शिनचैन या कार्टून से आए, आपसे कोई और चीज़ भी दे के पूछ सकता है कि हाँ इस चीज़ का नकल कर रहा है तो ये किस पे इफ़ेक्ट करता है या किससे प्रभावित हो रहा है बच्चा। तो अगर टीवी से देख रहा है तो वो बच्चा मीडिया से प्रभावित हो रहा है, और अगर अपने आसपास के लोगों से प्रभावित हो रहा है तो वो सामाजिक होता है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो प्रगतिशील शिक्षण के विषय में इसमें भाषण विधि और छात्रों की योग्यता अंकों के आधार पर समूह बनाना नहीं। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण वर्षांत परीक्षा और अंक आधार पर रैंक देना शामिल नहीं। हमें पॉजिटिव लेना है और पॉजिटिव ऑप्शन C है। इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन आकलन शामिल होता है। ऑप्शन B सही, C सही हो जाएगा। दंड और पुरस्कार की बात नहीं होगी। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्था को किस क्रम में प्रतिपादित किया है? तो जीन पियाजे ने सबसे पहले तो संवेदीगामक अवस्था दिया है, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दिया है, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दिया है, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दिया है। तो ऑप्शन B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये है, तो संवेदीगामक जो अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष, और जो मूर्त अवस्था होती है वो आपका 7 से 11 होता है, और अमूर्त अवस्था 11 से 15 या फिर
11 से ऊपर भी ये लिख कर आता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में आप रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के बच्चे ही हल कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है और अब भी ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बी और सी दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। बी और सी दोनों सही हो जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो 11 साल के ऊपर का बच्चा होता है वही कर पाता है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिक प्रभावित करते हैं। तो ये अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक उपकरण और भाषा। नकारात्मक पुनर्बलन नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो ये स्थिति क्या कहलाती है। तो ये आपका स्कैफोल्डिंग कहलाती है, ठीक है ना। स्कैफोल्डिंग के बारे में मैं हमेशा बताती हूँ कि कोई भी बच्चा अगर किसी चीज़ अध्ययन करते वक्त अगर कहीं अटक रहा है, कोई भी हो, चाहे टीचर ही हो, चाहे परिवार हो, ठीक है ना, कोई भी मेंबर हो, अगर उससे बड़ा कोई मेंबर है उसकी सहायता कर रहा है, उसे संकेत दे रहा है और बच्चा खुद से सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम, तो क्या है, पाड़ या ढांचा कहलाता है, ठीक है ना। पाड़ या ढांचा, या फिर आप इंग्लिश में उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, एक मिनट, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक सिद्धांत के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। सोडियम नियम वाले स्तर को क्या कहा जाता है। तो कहा गया है, तो सोडियम स्तर वाला जो नियम होता है, सोडियम नियम वाला जो स्तर होता है, बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था अपने कर्तव्य पालन पर आश्रित है, उसे बनाए रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सोडियम जो नियम होता है ये आपका दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है बच्चा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा क्या प्रस्तावित किया है। तो बुद्धि के उन्होंने जो है, अगर मैं बात करूँ तो बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं बताई हैं उन्होंने, ठीक है ना। कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं बताई हैं। तो ऊपर के तो 3 आपके गलत हो जाएंगे, ये नहीं दिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये बुद्धि के सारे जो सिद्धांत हैं वो हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत से टेलीविज़न विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए। तो वह उन्हें उन विज्ञापनों में दिए गए वक्तव्य को उनके ज्यों का त्यों नहीं करना है, ठीक है ना, ज्यों का त्यों नहीं करना है, और वह उन्हें इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ऑप्शन ए बी आपका सही हो जाएगा, बाकी आप निगेटिव है आपका ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है, जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है, किसने कहा विचार पहले आता है तो फिर भाषा। तो विचार पहले आता है फिर भाषा, ये जीन पियाजे ने कहा। लेकिन अगर यही उल्टा करके बोले कि भाषा पहले आता है विचार बाद में, तो ये आपका लेव वाइगोस्की के द्वारा कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो NEP 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है ये। और आपका अगर मैं बात करूं NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तित नहीं, रचनात्मक से नहीं बल्कि योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक की तरफ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो NEP 2020 प्रस्तावित करते हैं कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्व आकलन तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन जो बी है ना, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव पूछा था, सॉरी नेगेटिव पूछा था, ऑप्शन बी आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी आपका यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। तो जी नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, जी नहीं, ये शब्दावली बिल्कुल नहीं लानी चाहिए, बच्चों में ये दिक्कत करती है, ठीक है ना, निगेटिविटी लाती है, बच्चों को डिमोटिवेट करती है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को अपने कक्षा में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए। तो सामाजिक सांस्कृतिक को देना चाहिए, ठीक है ना, सामाजिक सांस्कृतिक को। अगला प्रश्न है,
मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर होता है। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में भी कठिनाई आती है। मूर्ति निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? तो ये पठन की अगर बात करता है तो पठन वैकल्य हो जाएगा। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए ये रिपीट आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? तो उनके जो अपसारी चिंतन होता है, यानी मौलिक जो विचार होता है, सोच होती है, उनके आधार पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण हैं? आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। तो ये अवधान न्यूनता अतिक्रियाशील विकार होता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? तो ये उनके मौलिक विचार के आधार पर, ठीक है ना। अच्छा, ये स्लाइड आपका दोबारा आया है। अगला प्रश्न है, और आज हम सिर्फ 20 ही क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रहने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के लिए अनुकूल नहीं है? तो इसमें अगर मैं बात करूं तो एबिलिटी, योग्यता के आधार पे आप बच्चों को समूहीकरण नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये समावेशन के अनुकूल नहीं है, ठीक है। लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है? मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है उच्च स्तर पर समर्पित भाव, स्वतंत्र रूप से काम करने को प्राथमिकता, एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता। तो एक ही काम को अनेक बार नहीं दोहराता, और ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद आप सारी की सारी PDF पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक भी आपका कहीं, जहाँ भी जिस भी सोशल मीडिया पे आप कनेक्टेड हैं, आप हर जगह पे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।